साथ ज्योति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का यह विस्तार होगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री की नई टीम में कई नए चेहरे शामिल किए जाएंगे। दिल्ली में इसे लेकर अब हलचल तेज हो गई है और नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी बीते दिन से ही जारी है। सूत्रों की माने तो नई कैबिनेट में हर राज्य का प्रतिनिधित्व होगा। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी सबसे ज्यादा होगी और नई कैबिनेट में SC/ST के 10-10 मंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी सामने आई है। तो नई कैबिनेट में OBC के भी 25 मंत्रियों को जगह दी जाएगी। 2019 में दूसरी बार सरकार संभालने के करीब 2 साल बाद मोदी मंत्रिमंडल का ये पहला विस्तार होगा, लेकिन पहले जैसा कतई नहीं होगा। सूत्रों की माने तो मोदी मंत्रिमंडल का ये विस्तार कई मायनों में खास होने जा रहा है, जिसे आपको सिलसिलेवार समझने की जरूरत है। जी हाँ, विस्तार के बाद की तस्वीर कुछ ऐसी ही होने जा रही है कि आप इसे देश की पहली OBC सरकार भी कह सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में OBC मंत्रियों की संख्या 25 तक हो जाएगी, जो इतिहास में पहली बार होगा। खास बात यह है कि विस्तार में OBC की अलग अलग उपजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। OBC की भागीदारी अहम क्यों है, इसके लिए आपको समझना होगा कि वर्ष 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि भारत की 52% आबादी OBC समुदाय से है। तब मंडल कमीशन ने देश की 1257 उपजातियों को OBC में रखा था। इसके बाद वर्ष 2007 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी और देश में OBC समुदाय की आबादी लगभग 41% बताई थी। यानी नए मंत्रिमंडल में देश की आधी आबादी वाले OBC समुदाय की बड़ी भागीदारी होगी। OBC के साथ ही नए विस्तार में दलित और आदिवासियों को पर्याप्त भागीदारी मिलने वाली है। सूत्रों के मुताबिक नए विस्तार के बाद मोदी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति के मंत्रियों की संख्या 10 और अनुसूचित जनजाति के मंत्रियों की संख्या भी 10 हो जाएगी। ऐसे में दोनों समुदायों के करीब 20 मंत्री मोदी सरकार में शामिल होंगे। नए विस्तार में इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में जरूर हो और इसलिए देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और मोदी मंत्रिमंडल में अब हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कम से कम एक प्रतिनिधि जरूर होगा। यही नहीं, राज्यों के साथ क्षेत्रों की भी भागीदारी इस नए विस्तार में की जाएगी ताकि हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हो सके। मसलन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अलग अलग क्षेत्रों, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व मोदी मंत्रिमंडल में होगा। भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में एक है और यहाँ युवाओं की आबादी 65% है। तो मोदी सरकार ने नया मंत्रालय बनाया। नए मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन होगा। इस नए मंत्रालय का विजन सहकार से समृद्धि होगा। यह मंत्रालय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रिया को आसान करेगा। इस नए मंत्रालय का मकसद कोऑपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। तो केंद्र में एक नया मंत्रालय बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन इस मंत्रालय को नाम दिया गया है और इस नए मंत्रालय का विजन सहकार से समृद्धि होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रक्रिया को आसान करने के लिए इस नए मंत्रालय को गठित किया गया है। उधर पंजाब कांग्रेस में जारी अंतर्कलह के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हर फैसला मंजूर होगा। जैसा पार्टी अध्यक्ष कहेंगी वैसा ही किया जाएगा। तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू के बारे में सिद्धू से ही पूछें। साथ ही पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, हर
बाहर जब मैं दिल्ली आना मैं प्रेसिडेंट अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ आदेश ने ਅਸੀਂ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कैरी आउट कर रहे हैं। डेवलपमेंट के काम बड़े से और सारे डिस्कस हुए हैं। पॉलिटिकल इशूज भी डिस्कस हुए हैं। जो फैसला विल बी अनाउंस्ड बाय हर वो फैसला बिल्कुल ਅਸੀਂ सिरे चढ़ावांगे। आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट सिद्धू साहब। मैं तो हमारी सरकार का काम है और वो मैं आके प्रेसिडेंट से डिस्कस किया है और हमारे पॉलिटिकल इशू भी डिस्कस किए हैं एंड जो भी फैसला होगा यहाँ से ऑन एनीथिंग पार्टी का हो किसी चीज का भी हो वो हम पूरा उस पर अमल करेंगे जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट चाहते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री भटिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने मानसा में अकाली दल की महिला विंग के साथ बैठक की। हरसिमरत कौर बादल ने महिला कार्यकर्ताओं को 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जुट जाने के निर्देश दिए। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कैप्टन और उनके मंत्री पंजाब और पंजाब के लोगों को छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली में बैठे हैं। तो वहीं पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस की बढ़ रही कीमतों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। तो हरसिमरत कौर बादल ने पंजाब में बिजली कट के लिए अकाली दल को जिम्मेदार ठहराए जाने के आरोपों को खारिज किया। कांग्रेसी सरकार ने जिथे एक पासे बिजली गुल करती बंदा जनरेटर तक नहीं चला सकता क्योंकि आज पेट्रोल डीजल इन्ना महंगा है तो सब तो वध टैक्स जे किसी सूबे विच लग रहा है पेट्रोल डीजल च वो पंजाब सरकार लगा रही है। जे माड़ी मोटी भी शर्म दोनों सरकारां च होंदी। कैप्टन साहब कहते मैं बिजली नहीं दे सक रहा, मैं 10 रुपए पेट्रोल डीजल की कीमत ही मैं घटा देंदा ताकि तुसी आपका जनरेटर चला सको। 5-7 रुपए वो घटा देंदे, 10 रुपए कैप्टन 20 रुपए जे घट जाती कीमतां ते आज देश ते पंजाब के हालात बिल्कुल फर्क होंदे। तो पंजाब बीजेपी ने पार्टी नेता अनिल जोशी को उनके पार्टी विरोधी बयानों के लिए नोटिस जारी किया है। बीजेपी के प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने अनिल जोशी को नोटिस जारी करके 2 दिन में जवाब मांगा है। प्रदेश महासचिव सुभाष शर्मा ने कहा कि अनिल जोशी पर पार्टी विरोधी बयान देने का आरोप है। आपको बता दें कि हाल ही में अनिल जोशी ने 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मसले को हल करने को लेकर बयान दिया था। पार्टी के खिलाफ एक लफ्ज़ किहड़ा बोलिया जे किसानां दी गल करना विरोध आ, व्यापारियों की गल करना पंजाब के मुद्दे हरजीत ग्रेवाल ठीक बोलता पाया। लड़ाई तो उन्हें बाती सारी लड़ाई तो सारी उन्हें बाती वो गलत बोलता पाया। पार्टी को उत्ते एक्शन करना चाहिए मिलते नहीं। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदार संधवा ने सुखबीर बादल को निशाने पर लेते हुए कहा कि कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जनता के पैसे खर्च हुए हैं, उसमें सुखबीर बादल ने क्या किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बादल सरकार के दौरान हुई अनियमितताओं पर कांग्रेस सरकार पर्दा डाल रही है। ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਵੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ PACL ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। वहीं चंडीगढ़ में पंजाब के कच्चे अध्यापकों पर हुए लाठीचार्ज के बाद उन्हें आज सरकार की तरफ से मुलाकात के लिए न्योता भेजा गया है। ये मुलाकात आज 12:30 बजे हो सकती है। आपको बता दें कि कल ही शिक्षा मंत्री के साथ होने वाली मुलाकात रद्द हुई थी और शिक्षकों ने चंडीगढ़ में सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए कच्चे अध्यापकों पर न केवल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था बल्कि लाठीचार्ज भी किया गया था और आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। पंजाब पुलिस ने सेना के 2 जवानों को ISI के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। इन दोनों जवानों पर ISI के 900 खुफिया दस्तावेजों को साझा करने का आरोप है। दोनों जवानों के पास से पंजाब पुलिस ने सेना से जुड़े कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए हैं। पंजाब के DGP दिनकर गुप्ता ने बताया है कि गिरफ्तार दोनों जवान पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी कर रहे थे। आरोपियों में 19 राष्ट्रीय राइफल्स का सिपाही हरप्रीत सिंह और 18 सिख लाइट इन्फेंट्री का सिपाही गुरबेज सिंह हैं।
सिपाही हरप्रीत सिंह अमृतसर के चीचा गांव का रहने वाला है, जबकि गुरवेज सिंह तरनतारन का रहने वाला है। और मई में गिरफ्तार नशा तस्कर रणवीर सिंह की निशानदेही पर इन दोनों जवानों की गिरफ्तारी की गई है। दोनों जवानों ने इस साल फरवरी से मई तक 4 महीने में ISI से 900 खुफिया दस्तावेज साझा किए हैं। पंजाब की खन्ना पुलिस ने एक टारगेट किलिंग गिरोह के 4 सदस्यों को काबू करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस गिरोह का सरगना जसप्रीत सिंह 28 अप्रैल को 2 अन्य साथियों के साथ पटियाला जेल से भागा था। वो जर्मनी में KLF संगठन के हैंडलर के संपर्क में था और वहां से उसे पेमेंट भी मिली थी। पकड़े गए आरोपियों में 2 पंजाब, 1 हरियाणा और 1 यूपी का है। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਲਿੰਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਨੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਕੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਉਹ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ 2 ਬੰਦੇ मौके ਤੇ ਫੜ ਲਏ। उधर चंडीगढ़ कांग्रेस आज से पूरे शहर में केंद्र सरकार और नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोलेगी। बढ़ती महंगाई, गंदे पानी की सप्लाई, पानी की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर आज से 17 जुलाई तक प्रदर्शन किया जाएगा। चंडीगढ़ कांग्रेस के पदाधिकारियों के मुताबिक शहर के हर हिस्से ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और जन आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के युवा साहित्यकारों को सम्मानित करने का ऐलान किया है। सीएमओ ने जानकारी साझा की है कि हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा साल 2021 से हिंदी और हरियाणवी की विभिन्न विधाओं में 14 नए युवा श्रेष्ठ कृति पुरस्कार शुरू किए जा रहे हैं। इसके तहत विजेताओं को 31,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। युवा लेखक सम्मान पुरस्कार को भी बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। उधर हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग के साथ साथ कुछ अन्य मांगों को लेकर विधायकों में अब नाराजगी देखी जा रही है। रादौर से कांग्रेस विधायक BL सैनी ने इस मामले पर राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि इस मामले पर पहले प्रदेश प्रभारी से मुलाकात की थी और अब कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल से मिलकर बात की। अध्यक्ष बदलने के सवाल पर सैनी ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के बाहर आने के बाद समीकरण बदले हैं। साथ ही जाट वोटों को संभालने के लिए एक सशक्त नेता की जरूरत है। देखिए, मेन मुद्दा जो था वहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं और पहले प्रभारी जी को मिले थे और अब जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया के, उनको मिले हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बात सुनी है और हमारी बात सुनकर उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी जो भावनाएं हैं ऊपर तक पहुँचाएँगे। और आप महा जी मुलाकात MLA जी ने कहा भी मुलाकात हमारी करवाओ आप राहुल जी से। हम बनने के बाद एक बार भी नहीं मिले। कहता वो भी इसका मैं इंतजाम अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। सिरसा के डबवाली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की किसानों की ओर से जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। दरअसल डबवाली में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस दौरान किसानों ने पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता की खूब पिटाई कर दी। पुलिस बीच बचाव करती, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता को पिटने से बचा नहीं पाई। अब इस घटना के बाद सिरसा के डबवाली में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। कृषि कानून पर फिर बवाल, प्रदर्शनकारियों ने फिर की हदपार, बीजेपी कार्यकर्ता पर किए वार। बवाल पर अब बीजेपी की 2 टूक, कृषि कानून नहीं होंगे वापस, किसान आंदोलन का क्या है सॉल्यूशन? मारपीट की ये तस्वीरें सिरसा के डबवाली की हैं, जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता की किसान प्रदर्शनकारियों ने जमकर पिटाई कर डाली। दरअसल डबवाली में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की देर शाम मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस दौरान किसानों ने पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ता की खूब पिटाई कर दी।
ਬਿਨ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਉਸ ਛੁੱਡਾ ਛਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। मैं मानता हूँ बड़ा निंदनीय है ये घटना है। विरोध प्रजातंत्र में कोई भी करे उसका अधिकार है, लेकिन किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। अभी तो कोई किसी ने कंप्लेंट तो दी नहीं है। अभी 2-3 बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कोई बात हुई है, लेकिन ऐसा कोई किसी ने हमारे को थाना सिटी में कोई कंप्लेंट नहीं दी है। अगर कंप्लेंट आएगी तो जो भी देश के कानून में प्रावधान है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लगातार बवाल और विरोध की तस्वीरें पंजाब और हरियाणा से आ रही हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इस पर दो टूक बोल दिया कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। जी हां, कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने साफ कर दिया है कि किसान जत्थेबंदियां यदि सोचती हैं कि 3 कृषि कानून वापस होंगे तो ये उनकी भूल है। सिर्फ किसानों के कल्याण के सुझाव का स्वागत है। जब 3 कृषि विधेयक हमने किसानों के भले के लिए दिए गए हैं, खेती की खुशहाली के लिए दिए गए हैं, किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए दिए गए हैं, उनकी आय को बढ़ाने के लिए दिए गए हैं, तो वापस नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पर वापस नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, उन्होंने किसान नेता गुरनाम चडूनी और राकेश टिकैत को कांग्रेस के हाथों की कठपुतली बताया। जिन राजनीतिक दलों की अपनी राजनीतिक जमीन चली गई है, वो किसानों की जमीन का जाने का डर दिखाकर किसान के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस सरकार के तेवरों से पहले ही साफ है कि कृषि कानूनों पर वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इसलिए किसान आंदोलन चल भी रहा है और अब बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन फिर बड़ा सवाल ये है कि किसान आंदोलन का कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शिमला और मनाली में कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले का कड़ा संज्ञान लिया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि वायरस अभी भी हमारे बीच है। हिल स्टेशन पर लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, इससे हमारे सभी प्रयासों पर पानी फिर सकता है। अगर एक भी व्यक्ति सही तरीके से कोरोना नियमों का पालन नहीं करेगा तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है और फिर से ये वेव का रूप ले सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्टडी का हवाला देते हुए कहा है कि लोगों में 24% मामले मास्क नहीं पहनने और 63% मामले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने के कारण ही दिखे। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूंगा जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है, रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। तो कोरोना की दूसरी लहर में जहां ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा चपेट में थे और अधिकतर गांव में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा था, तो वहीं अब यमुनानगर में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। और बात करें यमुनानगर की तो यहां पर कुल 654 गांव हैं, जिनमें से सिर्फ 10 गांव में ही कोरोना के मरीज पाए गए हैं। 644 गांव कोरोना मुक्त हो चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने इस बारे में बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी कोरोना केस कम हुए हैं। जिले में अब 24 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग वैक्सीन को लेकर भी जागरूक हो रहे हैं। यमुनानगर की बात करें तो हमारे संख्या जो है वो एक्टिव केसेस की काफ़ी कम हो गई है। हमारे पूरे ज़िले में आज की डेट में सिर्फ 24 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 10 ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे पास केसेस हैं। बाकी पूरे एरिया से जो है, विलेज एरिया से हमारा कोरोना जो मुक्त हो चुका है, वहाँ पे कोई एक्टिव केस नहीं है।